गुड मॉर्निंग एवरीवन। थर्ड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। थर्ड ईयर के फर्स्ट पार्ट में हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, जिसमें हमने चारों आंग्ल मैसूर युद्धों पर विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम पंजाब का उत्थान और विलय पर चर्चा करेंगे। पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता और सिखों का उत्थान, ये हमारा सब टॉपिक है। आप देखिए, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के कारण विशाल मुगल साम्राज्य में चारों ओर अशांति और अव्यवस्था फैल गई थी। इसमें आप देखिए, पहले पॉइंट के रूप में, क्योंकि सिखों पर भी मुगलों का निरंतर अन्याय और अत्याचार होता रहा था और उसी का मुकाबला करने के उद्देश्य से सिखों को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया था सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह द्वारा। इन्हीं के द्वारा प्रजातांत्रिक पद्धति पर खालसा का गठन किया था। जब खालसा का गठन हो गया तो गुरु पद जो था, जो सिख धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, उस गुरु पद की समाप्ति हो गई और अब सिख धर्म में प्रमुख मार्गदर्शक की जो भूमिका निभाई जा रही थी वो थी गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं। सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। पंजाब में आप देखिए, निरंतर मुगल सूबेदारों और अफगानिस्तान के शासक से संघर्ष की स्थिति का सामना सिखों को करना पड़ रहा था। इस समय एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि केंद्रीय सत्ता का पराभव हो चुका था और इसी वजह से चारों ओर अव्यवस्था का दौर फैला हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण, आप जानते हैं 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और नादिर शाह के आक्रमण के बाद सरहिंद, पेशावर, कश्मीर तथा सिंध के प्रांत पर अफगानों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। किंतु ये जो क्षेत्र थे जहां अफगानों द्वारा अपना अधिकार स्थापित किया गया था, ये उनका अस्थायी अधिकार सिद्ध हुआ था। अब आप देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हो गई थी। एक तो जो पंजाब में मुगल सूबेदार नियुक्त किए गए थे वो, और ये अफगानों के निरंतर आक्रमण जो थे, इससे जनता को अपनी जान माल की सुरक्षा का खतरा हो रहा था। अतः अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए सिखों का छोटे छोटे दलों में संगठित होना प्रारंभ हुआ, जिससे वह अपनी जान माल की सुरक्षा स्वयं कर सके। 1748 ईस्वी में दल खालसा का गठन हुआ। दल खालसा का 11 जत्थों में विभाजन हुआ, जिन्हें मिसलें कहा जाता था। इसको ध्यान रखिएगा, जिन 11 जत्थों में दल खालसा का विभाजन हुआ था उन्हें मिसलें कहा जाता था। जमादारी प्रथा अपनी सुरक्षा के बदले में, ये छोटे क्वेश्चन के रूप में आप इसको ध्यान रखिएगा, जमादारी प्रथा क्या थी? अपनी सुरक्षा के बदले में प्रत्येक गांव 1/5 भाग, जो उनकी कुल आय होती थी, उस कुल आय का 1/5 भाग दल खालसा को देना पड़ता था। बदले में ये जो 1/5 भाग आय का दिया जाता था, दल खालसा इस गांव को पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करता था। अब्दाली की मृत्यु के बाद अफगानों की शक्ति जो थी वो क्षीण हो गई थी। अतः अब पंजाब पर अफगानों के आक्रमण का खतरा जो था वो कम हो गया था। संपूर्ण पंजाब में 12 छोटे छोटे सिख राज्य या मिसलें स्थापित हो चुकी थी। तो ये स्थिति थी पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता, और उस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में किस प्रकार सिखों ने अपना उत्थान किया। अब हम बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब राज्य के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक हुए थे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था। 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के जो सरदार थे महासिंह,
उनके पुत्र के रूप में 13 नवंबर 1780 ईस्वी को रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। ये अपने पिता की इकलौती संतान थे और यदि हम इनकी शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में ये काफ़ी सफल नहीं रहे थे, क्योंकि इनकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रॉपर तरीके से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। लेकिन यदि हम युद्ध कला की शिक्षा की बात करें तो रणजीत सिंह की युद्ध की शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया गया था और ये युद्ध कला में काफ़ी निपुण भी साबित हुए थे। 12 वर्ष की आयु के समय इनके पिता का निधन हो गया था और सुकर चकिया मिसल जो इनके पिता की थी उसका सरदार इन्हें नियुक्त किया गया था। चूंकि अभी इनकी आयु बहुत कम थी, अतः इनकी माता राजकौर ने संरक्षिका के रूप में महाराजा रणजीत सिंह को अपना सहयोग प्रदान किया था, जो एक बहुत ही साधारण और उदार स्वभाव की महिला थी। लेकिन यदि हम बात करें महाराजा रणजीत सिंह की सास यानी सदा कौर का, जो कन्हैया मिसल की मुखिया थी, वह बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी और अपने राज्य के विस्तार के लिए वो पूरी तरह से महाराजा रणजीत सिंह को अपना सहयोग प्रदान करने और महत्वपूर्ण योजनाओं का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभा रही थी। और इसी संदर्भ में आप देखिएगा रामगढ़िया मिसल पर संयुक्त आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? सुकरचकिया मिसल जो महाराजा रणजीत सिंह की थी और कन्हैया मिसल जो सास सदा कौर की थी। अतः कन्हैया मिसल और सुकरचकिया मिसल ने मिलकर के रामगढ़िया मिसल पर संयुक्त आक्रमण किया था। लेकिन ये आक्रमण जो था वो असफल सिद्ध हुआ था। लेकिन ये जो असफलता थी, संभवतः ये असफलता भविष्य में महाराजा रणजीत सिंह की विजयों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाली घटना थी। यहाँ से विजय का स्वप्न जो था, वो विजय का स्वप्न महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा शुरू किया गया था और अपने राज्य के विस्तार में उन्होंने विभिन्न अन्य मिसलों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की योजना तैयार की थी। अब बात करते हैं जमान शाह का पंजाब पर आक्रमण। जमान शाह के जो अफगानिस्तान का शासक था, जमान शाह भी एक महत्वाकांक्षी और विस्तारवादी साम्राज्यवादी शासक था अफगानिस्तान का, और अपने राज्य विस्तार के उद्देश्य से उसने समृद्ध राज्य पंजाब पर आक्रमण के बार बार प्रयास किए, जिसमें महत्वपूर्ण आक्रमण था 1795, 1796 और 1798। लेकिन 1798 का जो उसका आक्रमण था, अपने इस आक्रमण में उसने लाहौर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। लेकिन अफगानिस्तान में जब उसने लाहौर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, दुर्भाग्य ये था इसी समय अफगानिस्तान में विद्रोह उत्पन्न हो गए थे और इसी कारण उसे वापस अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान करना पड़ा था। लेकिन जिस समय वह अफगानिस्तान लौट रहा था तो उसकी 12 तोपें जो थीं वो झेलम नदी की दलदल में फंस गई थी। रणजीत सिंह द्वारा इन 12 तोपों को निकलवाकर जमान शाह के पास पहुंचाने की वादा किया गया था और जब रणजीत सिंह द्वारा ये सहायता प्रदान की गई तो जमान शाह द्वारा भी रणजीत सिंह के प्रति उदार नीति का पालन किया गया और इसी के तहत उसने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि और लाहौर की सूबेदारी प्रदान की थी। देखिए, जहां हम रणजीत सिंह को एक विजेता के रूप में, एक योग्य सेना नायक के रूप में देखते हैं, वहीं इस बात से यह भी सिद्ध हो जाता है जो ये सहायता उसके द्वारा की गई थी जमान शाह की, कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कूटनीतिक चातुर्य भी विद्यमान था। अब रणजीत सिंह द्वारा अपना राज्य का विस्तार किस प्रकार किया गया, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आप देखिए, इस समय में लाहौर पर भांगी मिसल का अधिकार था।
रणजीत सिंह ने उन्हें परास्त करके लाहौर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत थी रणजीत सिंह द्वारा अपने राज्य विस्तार की। और 1801 में आप देखिए अफगानिस्तान में राज्य क्रांति हो गई थी, तो यहाँ पर अफगानिस्तान के हस्तक्षेप का जो भय था वो भी समाप्त हो गया था। और इसके पश्चात महाराजा रणजीत सिंह द्वारा महाराजा की पदवी ग्रहण की गई और रणजीत सिंह द्वारा जम्मू पर चढ़ाई कर अपने राज्य विस्तार की योजना को अंजाम देना प्रारंभ किया गया। और वहां के शासक को रणजीत सिंह ने अपनी शक्ति के बल पर न सिर्फ अपनी अधीनता मनवाने के लिए विवश करा, बल्कि साथ ही साथ आप देखिए अकलगढ़, कासूर, गुजरात, चिन्नत, भंग, कांगड़ा आदि क्षेत्रों पर भी रणजीत सिंह ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1805 में सिखों के बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र नगर अमृतसर पर भी रणजीत सिंह ने अपना अधिकार स्थापित कर अपनी योग्यता को पूर्णतः सिद्ध कर दिया था। अब इसके बाद यहाँ जब राज्य विस्तार महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया जा रहा था, तो साथ ही साथ आप देखिएगा कुछ समस्याएं जो थी, जो निरंतर पंजाब को पूर्व में जिनका सामना करना पड़ रहा था, उसी में आप देखिए एक महत्वपूर्ण समस्या थी मराठों के निरंतर आक्रमण। तो यहाँ आप देखिए रणजीत सिंह और मराठों के बीच किस प्रकार के संबंध रहे, उस पर हम बहुत शॉर्ट में चर्चा करते हैं। महादजी सिंधिया द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्ति के प्रयास रणजीत सिंह से किए गए और रणजीत सिंह ने मराठों को सहायता देने से इनकार कर दिया। इसका कारण ये था कि अभी रणजीत सिंह के पास भी साधन जो थे वो काफी सीमित थे और इन सीमित संसाधनों में वो किसी भी प्रकार से मराठों को सहायता नहीं देना चाहता था। फिर 1805 में महत्वपूर्ण मराठा सरदार जसवंत राव होलकर द्वारा स्वयं सेना सहित पंजाब पहुंचकर रणजीत सिंह से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्ति के प्रयास किए गए। जब जसवंत राव होलकर सेना सहित पंजाब पहुंचा रणजीत सिंह के पास, तो इसी समय अंग्रेज जो थे वो भयभीत हुए और उन्होंने रणजीत सिंह को यह संदेश भिजवाया, यदि रणजीत सिंह किसी प्रकार अंग्रेजों को मराठों को सैनिक सहायता प्रदान करता है तो उसे अंग्रेजों की भविष्य में होने वाले अंग्रेजों द्वारा क्रिएट किए जाने वाले संकट का सामना करना पड़ेगा। अर्थात अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं है। यदि ऐसी सहायता मराठों को प्रदान की गई तो अंग्रेज रणजीत सिंह को इसका जवाब अवश्य देंगे, यानी सैन्य आक्रमण भी पंजाब पर किया जा सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सतलज पार के राज्य। देखिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही अंग्रेजों और रणजीत सिंह के संबंधों में इस सतलज पार के राज्यों को लेकर के। दल खालसा के अंतर्गत कुल 11 मिसलें या जत्थे थे, ये हम पूर्व में बात कर चुके हैं। 12वीं मिसल फुलकलिया जो थी, उस 12वीं मिसल फुलकलिया ने अपना प्रभाव उत्तर पश्चिम की ओर कर रखा था और ये इस मिसल के बढ़ते प्रभाव के कारण रणजीत सिंह जो है वो भी अपने भाग्य को आजमाने और सतलज पार के इन राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से सैनिक अभियान की तैयारी करने लगे और उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। अब आप देखिए ये जो फुलकलिया मिसल थी, इसके द्वारा सतलज पार के जो राज्य थे पटियाला, जींद, नाभा और इसी प्रकार से अन्य जो स्टेट्स थी, यहाँ की जो राज्य थे, उस पर इसी मिसल का यानी फुलकलिया मिसल के जो वंशज थे उनका शासन था। 1806 ईस्वी में नाभा व पटियाला में संघर्ष हुआ और ये जो संघर्ष की स्थिति नाभा और पटियाला में थी, ये निश्चित रूप से रणजीत सिंह के लिए स्वर्ण अवसर था सतलज पार के राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाने का। इसी दौरान नाभा के शासक द्वारा रणजीत सिंह से सहायता की याचना की गई
और ये याचना जो थी वो रणजीत सिंह को सतलज पार के राज्यों में हस्तक्षेप करने का स्वर्ण अवसर था। पटियाला द्वारा रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार की गई। नाभा और जींद द्वारा भी अधीनता स्वीकार कर ली गई। 1807 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया गया और रणजीत सिंह के इस आक्रमण में अंबाला, थानेश्वर, नारायणगढ़ और फिरोजपुर तक का जो क्षेत्र था वहां रणजीत सिंह द्वारा आक्रमण किए गए। अंग्रेजों द्वारा ये जो बढ़ता प्रभाव रणजीत सिंह का था उससे अंग्रेजों का चिंतित होना स्वाभाविक था। अंग्रेज रणजीत सिंह की इस बढ़ती हुई शक्ति से सतलज पार के राज्यों पर उसके बढ़ते प्रभाव से चिंतित हो उठे थे। अतः ये स्थिति जो थी वो अंग्रेजों के लिए असहनीय हो गई और इसके बाद उन्होंने पंजाब की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ किया। आज के इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाने के लिए पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।